हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के इस नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग वेब क्रिपलिंग एंड वेब बकलिंग के बारे में देखेंगे। इसके पिछले वाले लेक्चर में जो भी आपका बीम से रिलेटेड रिफ्लेक्शन था, देन शेयर इन बीम एंड बेंडिंग इन बीम, ये सारे पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आइए वेब क्रिपलिंग होता क्या ये समझते हैं। तो डायग्राम में हमने आपको जो बताया था कि ये इस प्रकार की जो अगर संरचना पर लोड आने के बाद अगर इस प्रकार का डिजाइन बन रहा है, ये क्या कहलाता है? वेब क्रिपलिंग कहलाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, आप डिफिनेशन लिख सकते हैं वेब क्रिपलिंग का कि जब धरन में ये एक धरन है, ये स्टील धरन है, न कि कॉन्क्रीट धरन है, ये आई सेक्शन प्रकार का ये धरन यदि बीम बनाया गया है। तो डिफिनेशन इसका वेब क्रिपलिंग का क्या हो जाएगा कि जब धरन में विंद भार लगा हो तो, यानी कि पॉइंट लोड जब लगेगा तो विंद भार के कारण धरन की वेब में किसी बिंदु पर धरन के नीचे समुचित धारण क्षेत्रफल न होने के कारण क्या होता है, वहाँ पर इस प्रकार की पंगु, जो बोलते हैं पंगु होने की संभावना होती है। और इसी पंगु को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर पंगु इसे बोलते हैं, पंगु होने की संभावना होती है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेब क्रिपलिंग कहते हैं। तो ये पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो जब लोड पड़ रहा है, तो कोई पॉइंट लोड बिंदु भाग पड़ रहा है, तो इसकी वजह से इसमें क्या हो रहा है कि जो नीचे का जो क्षेत्रफल होता है, वो धारण जो क्षेत्रफल है उस पर इस प्रकार का, और वेब क्रिपलिंग हमेशा किसमें होगा, वेब में होगा, न कि फ्लेंज में। अगर फ्लेंज आप ऑप्शन अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो फ्लेंज में वेब क्रिपलिंग नहीं होगी, इसमें होगा वेब में। तो इस पॉइंट को ये हो गया। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें सिंबल की गई है, यानी कि जब उसकी जांच की जाती है वेब क्रिपलिंग की, तो बात आती है कि सिग्मा बी क्या है, सिग्मा बी क्या है, ये धारण में अनुज्ञेय, ये क्या है, धारण में अनुज्ञेय प्रतिबल। देन यहाँ पर सारी चीजें हैं, ये थिकनेस ऑफ वेब, देन H2 यानी फ्लेंज का हाइट कितना है, ये वाला पार्ट, और देन ये फ्लेंज के नीचे वाले पार्ट की हाइट कितनी है। और B1 जो है वो B1 है, वो धारण में जो फ्लेंज है, धारण खंड के लिए फ्लेंज व वेब के जोड़ पे जो वक्र बनाया जाता है, ये B1 है। क्लियर? अब ये कैसे फाइंड आउट होगा, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। और T हमने आपको बता दिया, TW क्या है, वेब की क्या है, मोटाई है। क्लियर? तो X अगर निकाला जाए, यहाँ से देखिए, ये आप यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि जब फ्लेंज के ऊपर जब भार आएगा तो वितरण कितने डिग्री पर करता है, 30 डिग्री पर। तो ये एक यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और रह जाता है कि वितरण के लिए वहाँ पर फ्लेंज जो होता है वो कितने एंगल पर उसको ट्रांसफर करता है, तो है 30 डिग्री, 30 डिग्री पर उसको क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। तो x का मान जो होगा वो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला H2 √3 में और 30 का मान √3 है। देन b निकालना हो, ये b क्या है, देन b बराबर क्या हो जाएगा, b1 प्लस 2H2 √3। क्लियर? अब b क्या है, b जो है बिंदु भार के नीचे का जो आलम पर है, वो बिंदु भार के नीचे का जो भार, जहाँ पर भार लग रहा है, ये इसकी चौड़ाई क्या है, b। देन सिग्मा b की बात करते हैं, ये 0.75 Fy, और Fy क्या होता है, पराभव प्रतिबल, यील्ड स्ट्रेस। Fy क्या होता है, यील्ड स्ट्रेस। ये आप याद रखिएगा, जो सिंबल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर Fy 250 है, Fe 250 है, यहाँ पर Fy का मान जो होगा वो 250 होगा, लेकिन ये हमारे अप्रोक्सीमेटली 187.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर करके दे देता है, मान लिया जाता है। तो ये पूरी की पूरी बात हो गई वेब क्रिपलिंग की। तो वेब क्रिपलिंग में अगर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए कि वेब क्रिपलिंग कहाँ पर होता है, तो वेब क्रिपलिंग हमेशा कहाँ पे होगा, वेब में होगा। और यहाँ पर बिंदु भार के कारण जो धारण क्षेत्रफल है वो लोड को धारण नहीं कर पाती, जिसकी वजह से उसके वेब में पंगु की वजह से थोड़ा सा उभार हो जाएगा, इसकी वजह से वो उसमें क्या हो जाती है, डिफेक्ट आ जाएगा, जिसे हम लोग वेब क्रिपलिंग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वेब बकलिंग। तो है वेब बकलिंग, जिसको अगर हिंदी में कहा जाए इसे बोलते हैं वेब संकुचन। तो वेब संकुचन में बहुत छोटा एक फॉर्मूला है, इसे याद कर लीजिएगा, सिग्मा AC इंटू टी, सिग्मा AC इंटू टी डब्ल्यू इंटू डी। और ये भी वेब किसमें होगा, वेब में होगा। वेब बकलिंग में अब अगर ये सीधा डायग्राम इस तरीके से वेब में क्या कहते हैं, वेब की संरचना में क्या कहते
और ये क्या है आपका फ्लैंज, ये फ्लैंज से डिनोट करते हैं और जो वर्टिकल पार्ट है इसको हम लोग वेब से करते हैं। तो यहाँ पे आप वेब बकलिंग का डेफिनेशन लिख सकते हैं कि धरण में किसी बिंदु पर आने वाला सकेंद्रीय भार तथा आलम्ब यह दोनों इसमें क्या कहते हैं वेब द्वारा वहन किए जाते हैं। यानी किसी भी प्रकार का अगर उसमें रिएक्शन होगा तो ये सारा का सारा भार फ्रेंच में जाने के बाद कहाँ पे ट्रांसफर होगा, वेब पे ट्रांसफर होता है और वेब पे ट्रांसफर करने के बाद जब इसमें होगा तो पूरा जो लोड है अगर वेब पे आएगा तो यही बात इसमें कही गई है कि चाहे कुछ भी हो हमेशा क्या होता है वेब पर ही उसको ट्रांसफर किया जाता है। तो इस तरीके से आपका वेब बकलिंग का फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो इसके बाद का जो एक पॉइंट है उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, बिल्ट अप बीम। तो हमने एक दिन आपको बताया था इसके पिछले वाले लेक्चर में कि बिल्ट अप सेक्शन क्या होता है। तो बिल्ट अप सेक्शन का मतलब होता है कि ऐसे दो सेक्शन जिनसे अगर लोड बहुत अधिक मात्रा में आ रही है परंतु उसको वह बियर नहीं कर पा रहा है तो सेम उसी प्रकार के चैनल को या खंड को या फिर आई सेक्शन या कोई भी सेक्शन है उसी प्रकार के खंड को हम एक दूसरे से मिलाकर उस पर अगर लोड ट्रांसफर करते हैं उस प्रकार के सेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बिल्ट अप सेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ बात आती है बिल्ट अप बीम, संगठित धरण, बिल्ट अप बीम हिंदी में बात करते हैं तो संगठित धरण। यहाँ पे आप इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं कि बिल्ट अप बीम होता क्या है। तो जब दो या दो से अधिक इस्पाती खंडों को रिविट के द्वारा, नट बोल्ट के द्वारा या फिर वेल्डिंग के द्वारा हम लोग एक दूसरे से क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं बिल्ट अप सेक्शन। यानी कि जब दो या दो से अधिक इस्पाती खंडों को रिविट के माध्यम से या फिर नट बोल्ट के माध्यम से एक खंड के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बिल्ट अप सेक्शन कहते हैं। क्लियर। और बिल्ट अप सेक्शन क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि बिल्ट अप सेक्शन का कारण यह है कि जब लोड उस सेक्शन के ऊपर अत्यधिक मात्रा में पड़े, अगर वो अकेले उस लोड को या जो उसके ऊपर बेरिंग भार आ रहा है उसको अगर वहन ना कर पाए, इसी वजह से बिल्ट अप खंड बनाने की आवश्यकता पड़ती है। तो बिल्ट अप सेक्शन का सिंपल सोल्यूशन जब दो या दो से अधिक इस्पाती खंडों को रिविट या नट बोल्ट या फिर वेल्डिंग की सहायता से जोड़कर कंबाइन कर बनाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बिल्ट अप सेक्शन कहते हैं। अब बिल्ट अप सेक्शन की बात करते हैं, एनालिसिस इसकी करनी पड़ेगी। बिल्ट अप सेक्शन क्या होता है, इसमें इसका क्या क्या एनालिसिस है या इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। जब बिल्ट अप सेक्शन बनाए जाएंगे तो उसमें कुछ चीज़ें हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि एनालिसिस ऑफ बिल्ट अप बीम की संगठित जो धरण है उनका विश्लेषण क्या होगा। तो उसमें बहुत सारे पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये देखते हैं, फर्स्ट में हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, उसमें बेंडिंग स्ट्रेस कितना उत्पन्न होगा। तो पहला हो जाएगा बेंडिंग स्ट्रेस, दूसरा पॉइंट हो जाएगा, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा बेंडिंग स्ट्रेस, दूसरा हो गया एवरेज शियर स्ट्रेस। एवरेज यानी कि औसत अपरूपण प्रतिबल, एवरेज शियर स्ट्रेस, एवरेज शियर स्ट्रेस हिंदी में औसत अपरूपण प्रतिबल। एंड थर्ड पॉइंट हो जाएगा डिफ्लेक्शन यानी विक्षेप। तो ये तीन एनालिसिस किए जाते हैं किसी भी बिल्ट अप सेक्शन में। तो आइए एक एक को हम लोग डिस्कस करते हैं कि बंकन प्रतिबल क्या होगा। तो बंकन प्रतिबल के लिए हमने आपको फॉर्मूला लिखवाया था। फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं कि बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगा, बंकन प्रतिबल हिंदी में लिख देते हैं बंकन प्रतिबल। तो बंकन प्रतिबल के लिए बेंडिंग इक्वेशन आपको याद होने चाहिए, उससे आप इस फॉर्मूले को क्या कर लेंगे निकाल लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा सिग्मा BC बराबर m मोमेंट ऑफ ये है मोमेंट इनटू YC अपॉन I, ये हो जाएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर। यहाँ पर m क्या है, ये है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ये है m क्या है यहाँ पर m इक्वल टू मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ये हो जाएगा। देन I क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़ तो आघूर्ण है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देन देखिए यहाँ पर क्या है YC है, तो YC का मान है ये है न्यूट्रल एक्सिस से दूरी किसकी, कंप्रेशन साइड में दो होते हैं YC एंड
वाई टी, तो ये न्यूट्रल एक्सिस से जो दूरी है वो है कंप्रेसिव की, कंप्रेशन तक, और ये न्यूट्रल एक्सिस से दूरी कहाँ पे, टेंशन, ठीक। और सिग्मा बीसी क्या है, ये अधिकतम बंकन प्रतिबल है, बेंडिंग स्ट्रेस है किधर, कंप्रेशन जोन। देखिए ये याद होना चाहिए कि बी से बेंडिंग, सी से कंप्रेशन, बेंडिंग स्ट्रेस, सिग्मा से क्या है, स्ट्रेस को डिनोट करते हैं, सिंबल है बेंडिंग स्ट्रेस इन कंप्रेशन जोन। अगर सिग्मा बीटी की बात कर देते हैं, ये हो जाएगा बेंडिंग स्ट्रेस इन टेंशन, क्लियर है, टी फॉर टेंशन, तो कंप्रेशन निकल जाएगा, तो यहाँ से हम लोग बीटी भी निकाल लेंगे, तो बीटी क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिग्मा बीटी बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा बी सी इंटू टनल फ्लेंज का कुल क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा, टनल फ्लेंज का कुल क्षेत्रफल अपॉन, ये तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, टनल फ्लेंज का शुद्ध क्षेत्रफल, ठीक, कुल क्षेत्रफल और शुद्ध क्षेत्रफल का अनुपात इनटू, अगर हम बेंडिंग स्ट्रेस इन कंप्रेशन जोन का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें बेंडिंग स्ट्रेस इन टेंशन जोन क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये हो गया बात हम लोग कर लिए बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। अब बात करते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब एवरेज शियर स्ट्रेस क्या होगा, तो एवरेज शियर स्ट्रेस को भी देख लेते हैं कि एवरेज शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है। तो एवरेज शियर स्ट्रेस बराबर यानी कि औसत अपरूपण प्रतिबल बराबर होता है अधिकतम अपरूपण बल, क्या हो जाएगा, अधिकतम अपरूपण बल, इसको इंग्लिश में क्या है, मैक्सिमम शियर फोर्स, मैक्सिमम शियर फोर्स अपॉन थिकनेस ऑफ वेव, वेव की क्या हो जाएगी, मोटाई इनटू आई, खंड का गहराई, आई खंड की गहराई, ये न्यूटन का एंगल इसका, क्लियर है। एवरेज शियर स्ट्रेस बराबर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इनटू थिकनेस ऑफ वेव एंड जो खंड है वो है डेप्थ ऑफ सेक्शन या डेप्थ ऑफ आई सेक्शन। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका एवरेज शियर स्ट्रेस का, जिससे हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड डिफ्लेक्शन के लिए आप क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन हम लोग विक्षेप अधिकतम जो मान होता है वो विस्तृत और अपॉन 325 से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि जो उसका स्पैन है उसका मान विस्तृत अपॉन 325 से अधिक नहीं होना चाहिए। ये हम लोग वहाँ से नेट मोमेंट में, तो ये जो है पॉइंट बिल्डअप सेक्शन का एनालिसिस कैसे किया जाएगा, तो एनालिसिस करने के लिए हमें तीन चीज़ की एनालिसिस करनी पड़ेगी कि बेंडिंग स्ट्रेस, एवरेज शियर स्ट्रेस एंड डिफ्लेक्शन क्या है, क्लियर। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो यहाँ से आप पॉइंट वाइज पॉइंट आप लिख सकते हैं। और इस चैप्टर का एक और पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका प्लेट गर्डर। तो प्लेट गर्डर के बारे में देखेंगे, प्लेट गर्डर होता क्या है, देन उसके कंपोनेंट ऑफ द प्लेट गर्डर क्या है, यानी कि प्लेट गर्डर के जो घटक होते हैं वो कौन कौन होते हैं और इनके क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, वो क्यों लगाए जाते हैं, ये सभी चीज़ों का डिस्कशन हम लोग अब करेंगे। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्लेट गर्डर। देखिए आप पॉइंट वाइज पॉइंट अगर सारी चीज़ें क्लियर होंगी तो आप किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे वो थ्योरेटिकल हो, चाहे वो न्यूमेरिकल हो। तो इसमें आप इस पर जो एग्जाम होने वाला है आप लोगों का, वो क्या है, वो ऑब्जेक्टिव है। तो इसी वजह से सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें बताई जा रही हैं। ऑब्जेक्टिव बहुत छोटे छोटे माइनर शेप की है, क्योंकि डिजाइनिंग प्रोसेस तो उसमें देगा नहीं कि आप डिजाइनिंग प्रोसेस पूरा सॉल्व करिए। वहाँ पे क्या है, शॉर्ट आंसर देंगे जो कम समय में आपको सॉल्व करना होता है और बहुत छोटी चीज़ें होती हैं। तो प्लेट गर्डर के बारे में हम लोग देखते हैं कि प्लेट गर्डर होता क्या है। तो प्लेट गर्डर होता क्या है ये आप समझ लीजिए। जिस तरीके से हम लोग गैसेट प्लेट के बारे में पढ़े थे कि गैसेट प्लेट होता क्या है कि दो कंप्रेशन मेंबर या टेंशन मेंबर अगर हैं तो उन्हें आपस में एक साथ कभी ज्वाइंट नहीं किया जाता, यानी कि उन्हें किसी और प्लेट के माध्यम से एक दूसरे के ऊपर ज्वाइंट किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गैसेट प्लेट कहते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर कि प्लेट गर्डर क्या होता है। तो प्लेट गर्डर जो है वो क्या है, इसमें आप देख छोटी सी डिफिनेशन उसको आप लिख सकते हैं कि जब धरण का पार्ट बहुत अधिक होता है, क्या होता है कि जब धरण का पार्ट क्या हो रहा है बहुत अधिक
होता है और उस पर अध्यारोपित भार की काफ़ी अधिक मात्रा हो, तब हम लोग क्या कहते हैं कि इस्पात का आई खंड सुरक्षित दृष्टि नहीं है। देखिए कि लोड बहुत जब ज़्यादा आने लगे किसी भी प्लेट मेंबर पर या किसी भी खंड पर, तो उसमें आई खंड जो होता है वह सुरक्षा की दृष्टि से वह सही नहीं है, क्योंकि आई खंड में क्या होता है कि प्रतिरोध आघूर्ण तथा अन्य आनवन सामर्थ्य क्या होते हैं संबंधित आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है। यानी कि इसमें पूरा का पूरा अगर आई खंड है तो उसमें पूरा का पूरा भाग कहाँ चला जाता है, वेब पे जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें लोडों को यानी कि अध्यारोपित प्रतिबल आघूर्ण और जो भी आनवन सामर्थ्य हैं इसमें एक साथ सारी चीज़ें इसमें पूरी नहीं हो पाती हैं। तो क्या होता है कि ऐसी स्थिति में जो कंपोजिट बीम में हम लोग क्या करते हैं, प्लेट गर्डर का प्रयोग करते हैं, ताकि इसकी जो स्ट्रेंथ है यानी कि इस पर जो लोड आ रहे हैं उन सभी को ये क्या कर ले, बियर कर ले। तो प्लेट गर्डर के लिए प्लेट गर्डर क्यों लगाया जाता है, क्योंकि आई खंड में जो प्रतिरोध आघूर्ण आ रहा है और जो आनवन सामर्थ्य आ रहा है, ये आई खंड जो है उन सभी को क्या कर ले, बियर कर ले। इसी वजह से प्लेट गर्डर हम लोग लगाते हैं। और जो संगठित धन प्लेट गर्डर की अपेक्षा काफ़ी क्या पड़ता है, ये महंगा पड़ता है। ठीक, अब एकल खंड में जो है वो 10 मीटर के पार्ट पर भी हम लोग 10 मीटर के पार्ट पर हम क्या लगाते हैं, प्लेट गर्डर लगाते हैं जो संतोषजनक होते हैं। अब प्लेट गर्डर होते कैसे हैं ये हम लोग पॉइंट बाई पॉइंट समझेंगे। और उसकी जो अब तो किस सेक्शन के लिए प्लेट गर्डर लगाया जाएगा, कितनी दूरी पर लगाई जाएगी, तो अगर आई प्रकार का खंड है तो इसमें 10 मीटर के पार्ट तक हम लोग क्या कर देंगे, प्लेट गर्डर लगा देंगे। और वहीं अगर बिल्टअप सेक्शन है तो उसमें 15 से 20 मीटर तक हम लोग क्या करते हैं, उसके बीच में हम लोग प्लेट गर्डर लगा देते हैं। और प्लेट गर्डर 100 मीटर तक पार्ट के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 12 मीटर पार्ट से ऊपर है, हम वहाँ पर प्लेट गर्डर का अगर प्रयोग करते हैं तो वह क्या माना जाता है, मितव्ययी माना जाता है। अब प्लेट गर्डर की गहराई कितनी होती है, तो प्लेट गर्डर की जो गहराई की बात कर रहे हैं वो 75 सेंटीमीटर से कम होती है। क्या होती है, 75 सेंटीमीटर से क्या होती है, इसकी गहराई कम होती है। ठीक है, तो अगर 75 मीटर से गहराई कम है प्लेट गर्डर की तो इसे हम लोग शैडो प्लेट गर्डर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, शैडो प्लेट गर्डर। ठीक, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। और अगर इससे अधिक है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, डीप प्लेट गर्डर। ठीक है, अगर 75 सेंटीमीटर से कम है तो इसे शैडो, और 75 सेंटीमीटर से इसकी गहराई क्या है, अधिक है, इसे हम लोग डीप प्लेट गर्डर कहेंगे। ये आप पॉइंट बाई पॉइंट लिखे रहिएगा, आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक, यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, इसको आप देखिए। यहाँ से जो कंपोनेंट ऑफ प्लेट गर्डर है, प्लेट गर्डर के जो घटक हैं ये सभी यहाँ से पॉइंट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। इस डायग्राम को आप बना लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ प्लेट गर्डर कौन कौन से हैं, ये डायग्राम में देख सकते हैं कि पहला हम बात करते हैं ऊपर से, तो फ्लैंज जो प्लेट है, जो फ्लैंज प्लेट है ये भी क्या प्लेट गर्डर का एक मेन पार्ट है। तो पहला पॉइंट हो जाएगा फ्लैंज प्लेट, ये प्लेट गर्डर के ही पार्ट है। दूसरा इसके जस्ट नीचे आएंगे क्या है, वेब प्लेट। तो दूसरा वेब प्लेट, ये भी प्लेट गर्डर का एक पार्ट है, कंपोनेंट है। देन थर्ड पार्ट आते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल स्टिफनर एंड वर्टिकल स्टिफनर है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्टिफनर ये भी है, जो ये क्या है, प्लेट गर्डर का कंपोनेंट है। और चौथा क्या है, वेब और फ्लैंज। स्प्लाइस, वेब एंड फ्लैंज ये कंपोनेंट ऑफ प्लेट गर्डर। एंड तो ये चार क्या है, प्लेट गर्डर के घटक हैं, कंपोनेंट हैं। अब इनके काम क्या क्या हैं ये आप नोट कर सकते हैं। देखिए जो ऊपर का पार्ट है फ्लैंज प्लेट, देखिए यहाँ ये डायग्राम आप देखते जाइएगा, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो फ्लैंज प्लेट है यह गर्डर का क्या होता है, शिखर व तली दोनों में क्या लगता है, ये क्षैतिज प्लेट है।
देखिए ऊपर और नीचे ये दोनों, ये भी आपका क्या होगा, फ्लैंज प्लेट। तो ऊपर और नीचे क्षैतिज दिशा में क्या लगे होते हैं, और इनका जो मेन पर्पज है, ये लोड को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। और इनकी जो थिकनेस होती है प्लेट की, वो 16 T से अधिक नहीं होनी चाहिए। गेज जो होता है वो 16 T से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक, दूसरा बात करते हैं वेब प्लेट की। तो वेब प्लेट क्या होता है, वे ऊपर व तली के दोनों फ्लैंज को आवश्यक ऊर्ध्वाधर दूरी पर बनाए रखता है। ये जो वेब प्लेट है, ये ऊपर वाले फ्लैंज प्लेट को और नीचे वाले फ्लैंज प्लेट को एक वर्टिकल डिस्टेंस बनाए रखता है, ताकि ये कम अधिक ना हो। अगर उसकी आवश्यकता के आधार हम इस फ्लैंज प्लेट की साइज को चेंज कर सकते हैं। ठीक, और बात करते हैं स्टीफनर की। तो स्टीफनर आप देख सकते हैं दो हैं, एक वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है। तो फ्लैंज व वेब को पारस्पर स्थिरता प्रदान करने के लिए प्लेट गर्डर में ये क्या लगा जाता है, स्टीफनर मतलब होता है दृढ़ कार्य। तो ये क्या हो रहा है, जो स्टीफनर लगाए जा रहे हैं, दृढ़ कार्य लगाए जा रहे हैं, ये क्यों लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इसमें स्थिरता प्रदान है, यानी कि यह फ्लक्चुएट ना हो पाए, या जिस पोजीशन से लगाया जा रहा है वह उसी पोजीशन में क्या रहे, बना रहे, इसमें किसी भी प्रकार का फ्लक्चुएशन ना हो, चाहे वो वर्टिकल डायरेक्शन में हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। यहाँ पर दो बात आती है कि स्प्लाइस वेब एंड स्प्लाइस फ्लैंज क्या है। इसको भी देख लीजिए कि स्प्लाइस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, वेब स्प्लाइस होता है और फ्लैंज स्प्लाइस होता है। तो वेब स्प्लाइस क्या होता है, ये पार्ट की लंबाई को देखते हुए जब वेब प्लेट में आवश्यक लंबाई में उपलब्ध ना हो, तब हम क्या करते हैं, दो वेब प्लेट को आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इसे हम लोग स्प्लाइस द्वारा क्या करते हैं, जोड़ते हैं। इसके द्वारा यानी कि एक निश्चित लेंथ की अगर हमें ये प्राप्त ना हो, तो हम लोग स्प्लाइस वेब क्या करते हैं, स्प्लाइस के द्वारा से दो वेब को आपस में जोड़ देते हैं। सेम वो स्प्लाइस फ्लैंज की बात करता है। तो जो फ्लैंज प्लेट की लंबाई बढ़ाने के लिए, जो ये फ्लैंज प्लेट है, इसकी लंबाई को बढ़ाने के लिए इसके ऊपर व नीचे क्या करते हैं, कवर प्लेट लगाई जाती है। इसके ऊपर नीचे कवर प्लेट लगा देते हैं, और वही कवर प्लेट हमारा क्या कहलाता है, फ्लैंज स्प्लाइस या स्प्लाइस फ्लैंज कहलाता है। तो ये सारा पॉइंट क्लियर हो, कंपोनेंट ऑफ प्लेट गर्डर क्या है और इन सबका काम क्या होता है। और रिविट के माध्यम से हम लोग इस एंगल को इस फ्लैंज प्लेट में जोड़ते हैं। तो रिविट एक कंपोनेंट है और इसे जोड़ने का काम करता है। इसको एंगल जो है, एंगल को ताकि ये फ्लक्चुएट ना होने पाए या किसी भी एंगल को मूव नहीं पाए, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे। तो फ्लैंज प्लेट में रिविट के माध्यम से एंगल को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा कि इन सभी कंपोनेंट का क्या क्या काम है। ओके, थैंक यू।